सुनिए जी, सर्दियां शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दियां के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत तो आप जानते हैं ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के लोग बात कर रहे थे इस बार ठंड के साथ साथ भयंकर बारिश भी पड़ेगी। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप तो जानते हैं, छत के साथ साथ खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधे अंदर घर में आती है। आप कुछ कीजिए ना। आराध्या, मैं कुछ करता हूँ, मालिक के पास जाकर देखता हूँ, वे अगर कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। अगली सुबह मोहन अपने मालिक के घर की तरफ चल देता है। मोहन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत कठोर और लालची व निर्दयी इंसान था, अपने घर के बाहर खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। मोहन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हुई है, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह समय काट लेंगे, पर मेरी एक छोटी बेटी है। इतनी ठंडी में वो टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। मोहन की बात सुनकर मालिक कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे, अभी तक तो तूने इतना काम भी नहीं किया जो मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सर्दी की वजह से काम नहीं चल रहा है और तू पैसे मांग रहा है। और बात सुन, मुझे तेरे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं है, अब से काम पर मत आना। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? मोहन के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा मोहन दुखी मन से वहां से वापस चला आता है। मोहन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो गई। आराध्या को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाया। मोहन चाय की दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर जाना होगा, वरना आराध्या अकेले कैसे संभालेगी सब। मोहन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाता है। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे? ऊपर से ये बेमौसम की बारिश शुरू कर दी। धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे मोहन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से यह तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर भी सुन पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी आराध्या अकेले परेशान हो रही होगी। मोहन काफी देर तक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करता है और बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल मोहन, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर मोहन उस तेज बारिश में अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जहां तक मोहन की नजर जा रही थी, सब तरफ पानी ही पानी था। छोटे छोटे झोपड़ियां तो पानी में टूट कर बह गई थी। यह देखकर मोहन को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा मोहन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन वो जैसे ही अपने घर को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। आराध्या और सविता, तुम दोनों ठीक हो ना? हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने सविता को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान, चलो दोनों मिलकर पानी बाहर निकालते हैं।
वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वो जितना पानी निकाल रहे थे उतनी देर में उससे भी 2 गुना पानी भर रहा था। माँ, बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। सविता मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। आराध्या अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वो जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह मोहन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से मोहन आग जलाता है तो उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिनों तक जारी रहता है। रोज रोज आराध्या और मोहन को घर का पानी बहर निकालना पड़ता है। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसा कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी बरसने से घर से पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते मोहन का सारा घर बारिश में पूरा तरह दह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर टूट गया। अब हम क्या करेंगे? अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है सविता, और हम दोनों बाहर ही थे। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम सविता को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार पड़ जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो आपके भाई यहीं रहते हैं ना, पड़ोस में ऐसा करते हैं। फिलहाल उनके पास चलते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आखिर बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भाग्यवान गोपाल तो हमारी मदद ज़रूर करेगा, आखिर भाई है मेरा। चलो चलते हैं। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर गोपाल के घर की ओर बढ़ते हैं और गोपाल का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। अरे मोहन, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है गोपाल भाई, तेज बारिश की वजह से हमारा घर बह गया है, सड़क पे आ गए हैं। हम लोग बीवी बच्चों को लेकर मैं और कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? देख भाई मोहन, रिश्तेदारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी, और वैसे भी पूरा परिवार एक साथ। भाई माफ करना, मुझे मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है गोपाल? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी, रोती है। सब समझता हूँ मोहन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। मोहन कुछ और बोल पाता, उसे पहले ही गोपाल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी, पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो मोहन और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, मोहन तो आपका छोटा भाई है ना, उन्होंने तो हमारी कितनी बार मदद की है, और बस एक रात की ही तो बात थी, आपने ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल के रखा है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा भाई, अब उसके पास में ना घर रहा है ना काम, अब वो मेरे किसी काम नहीं आ सकता, और मैं बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। मैं यारी रिश्तेदारी तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। कहीं ऐसा ना हो आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। समय बदलने में देर नहीं लगती। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकौड़े खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। गोपाल बारिश के मजे ले रहा था, उधर मोहन और उसका परिवार भीग रहा था। तुम तो मेरा भाई कह के जान लुटाते थे। उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, यही तो बात है ना, ऐसे वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया।
लेकिन अपने भाई से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बापू, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आराध्या सविता के माथे को छू कर देखती है तो चिल्लाती है। सविता को तो बहुत तेज बुखार है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें? जी आप कुछ कीजिए ना। मेरे दोस्त रामू के यहाँ चलते हैं, देखते हैं वो हमारी मदद करता है या नहीं। हाँ जी, वहीं चलते हैं। वो सारे रामू के घर जाते हैं। अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस समय इतनी बारिश में सब ठीक है ना? क्या बताऊं रामू, इतनी तेज बारिश में हम मुसीबत में आ गए हैं। हमारा घर टूट गया है और हमारे पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं। ऊपर से सविता को तेज बुखार है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम टेंशन मत लो मोहन, मैं हूं ना। आखिर मैं कब काम आऊंगा? तुम्हारे ऐसे मुश्किल समय में ही तो दोस्त काम आते हैं। चलो, तुम सब घर के अंदर चलो। रामू, मुझे पता था तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मुझे कभी ना उम्मीद नहीं करोगे। वो सब रामू के घर के अंदर जाते हैं। रामू की पत्नी रेखा उन सबको देखकर मुंह बनाकर बोलती है। अरे रे, तुम इन्हें यहाँ क्यों उठा कर ले आए? अगर यहाँ ये लोग रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? नहीं नहीं, ये लोग यहाँ नहीं रुक सकते। अरे भाग्यवान, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये सब अपने ही तो हैं, और फिर इनकी मदद हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? वो सब मुझे पता नहीं, दुनिया का ठेका तुमने ही ले रखा है क्या? एक बात सुन लो जी, मैं अपने घर को धर्मशाला नहीं बनाऊंगी। अब यह फैसला तुम ही कर लो, या इस घर में ये लोग रहेंगे या फिर मैं। मोहन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकता। तुम अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश कर लो। मोहन का परिवार वहाँ से चला आता है। फिर वो लोग बीच रास्ते में आ गए थे। दूसरी और रामू अपनी पत्नी से बोलता है। अरे वाह, क्या एक्टिंग करी तुमने, मान गए तुम्हें। प्लान तो ये सब आपका ही था। अच्छा हुआ जब मोहन अपने भाई के यहाँ मदद मांगने गया था तो आपने उसकी सारी बातें सुन ली थी। आपको पता था अब वो हमारे पास ही आएगा। मैंने तभी सोच लिया था, जब इसका भाई होकर ये इसकी मदद नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। वो दोनों अपनी चालाकी पर हंस रहे थे और मोहन का मजाक बना रहे थे। वही दूसरी और मोहन और उसका परिवार बारिश में खड़ा था। ऐसा करते हैं, मुखिया जी के यहाँ चलते हैं। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। वो तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर जाते हैं। हाँ मोहन, बोलो क्या हुआ? कैसे आना हुआ? इतनी रात में क्यों कुंडी बजा रहे हो? मुखिया जी, बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया है। मैं घर से बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद करो, आज रात मुझे अपने घर में रुकने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है। क्या पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं। इस समय में आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। यहाँ से चुपचाप जा रहा है या धक्के मार के निकलवाऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी, धक्के मार के हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी किसी दोस्त का दरवाजा खटखटाते रहे। थक हार के वो बेचारे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई हैं, ना भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएगा। वो रात भर बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान, तुम यही पेड़ के नीचे सविता के साथ रहना। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले मोहन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और सविता की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं हो रही थी तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह मोहन का भाई गोपाल वहां से गुजरता है। और भाई मोहन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। बस गोपाल भाई, समय समय की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई नहीं, तुम ऐसे में खुश रहो। गोपाल मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे मोहन और आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और सविता का ख्याल रखना।
मैं कोई काम देख कर आता हूँ। मोहन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। आराध्या और सविता मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे जल्दी वापस लौटना चाहिए। जैसे ही मोहन वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? भाई वो बनारस के सेठ राय साहब गरीबों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो मोहन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह जल्दी से लाइन में खड़ा हो जाता है। सेठ राय साहब से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फुला नहीं समाता। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी आ गए आप, और ये नया कंबल कहाँ से ले आए आज? अरे भाग्यवान, वो बनारस वाले अमीर सेठ राय साहब हैं ना। वो गांव के सभी जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। अरे बापू, सही किया आपने। अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। अजी, सविता बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। आराध्या और मोहन आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। उनको जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? मोहन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना, मैंने तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थ आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से पोटली निकालकर मोहन को देते हुए कहता है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। भाग्यवान, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है पोटली में? अजी, वह बूढ़ा बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे। देखने में वो हमें क्या ही दे सकते हैं। फिर आराध्या और मोहन दोनों मिलकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। आराध्या की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! आराध्या, मुझे तो लगता है वो बूढ़े बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। हाँ जी, सही कहा आपने। भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन खत्म होने वाले थे। मोहन उन सोने के सिक्कों को बेचकर घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह अपना एक छोटा सा व्यापार कर लेता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं, ना, समय बदलने में देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए सर पर छत है। वो तीनों आज बहुत खुश थे। वही दूसरे और गांव में हाहाकार मच गया था। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश में टूटकर बह गए थे। सेठ रामचंद
जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वो भी बारिश में धाराशाही हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वह भी ढह गई। हे भगवान, यह कैसा कहर है। तभी वहाँ एक दौड़ता हुआ आदमी आता है और बोलता है, अरे सब लोग मोहन के घर चलो रे, अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब यहाँ डूब कर मर जाएंगे। चलो चलो। सब लोग मिलकर मोहन के घर पहुँचते हैं। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव में सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन मोहन का घर अभी भी भयंकर बारिश में सीना ताने जो का तो खड़ा था। मोहन उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वो सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी मोहन के बुरे समय में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो मोहन भाई, मैंने बुरे समय में तुम्हारी मदद नहीं की। सब लोग मोहन से माफी मांगते हैं। उन्होंने मोहन के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वो सबको माफ कर देता है, क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, पर कभी भी किसी गरीब या असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।